नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के उन राक्षसों की जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। हम जानेंगे कैसे इन राक्षसों की वास्तविकता आज के आदिवासी और दलित पिछड़े वर्ग से जुड़ी हो सकती है। कैसे इतिहास ने उनकी छवि को बदल के रख दिया। चलिए शुरू करते हैं आदिवासी और राक्षसों के बीच समानताओं के बारे में। आदिवासी समुदाय वन और पहाड़ों में रहा करते थे। उनका जीवन वन्य जीव जंतुओं, वन्य फल और वन्य संसाधनों पर निर्भर था। और राक्षसों को भी अक्सर जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहने वाला बताया गया है। इतिहास की बात करें तो भारत में सबसे पहले 2 समुदाय हुआ करते थे। पहले आदिवासी, इसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरी उनसे थोड़ा उन्नत समुदाय, जिन्हें आज के दलित के नाम से जाना जाता है। ये स्वदेशी खेती करना, नदियों और तालाबों के किनारे कबीले बनाकर रहा करते थे। आदिवासियों की भाषा दलितों से अलग हुआ करती थी। वैदिक काल में राक्षसों को ऐसे समाज से बताया गया है जो उनसे उन्नत मतलब दलित समाज से अलग रहा करते थे, जंगलों और पहाड़ों में। बात करते हैं प्रकृति से संबंध के बारे में। आदिवासी अपने रीति रिवाज में प्रकृति की पूजा और प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करते हैं। और राक्षसों को भी ऐसी शक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है जो प्राकृतिक और अनगिनत शक्तियों का प्रयोग करते थे और कभी-कभी उन्हें नियंत्रित भी कर लेते थे। हिरण्यकश्यप को राक्षसों के राजा के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वह प्राचीन भारतीय समाज का एक महान योद्धा था जिसे आर्यों ने रक्षा के रूप में वर्णित किया। और रावण लंका का राजा विद्वान और महान योद्धा था। उसकी आर्य समाज की तरफ से एक नकारात्मक छवि को स्थापित किया गया। वैदिक काल में राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्षों का वर्णन मिलता है, जो कहीं ना कहीं आर्य समाज और आदिवासी जनजातियों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने अपने शोध कार्यों में यह तर्क दिया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित राक्षस वास्तव में प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे। उन्होंने बताया कि आर्यों के आगमन के बाद आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष हुआ और इन संघर्षों की कहानियों को धार्मिक और पौराणिक कथाओं में राक्षसों के रूप में प्रस्तुत की। थापर के अनुसार आर्यों ने अपनी सत्ता और संस्कृति को मजबूत करने के लिए आदिवासी की छवि को नकारात्मक चित्रित किया। इन संघर्षों में जिन आदिवासी ने आर्यों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, उन्हें राक्षसों के रूप में चित्रित किया गया और उनको अधर्म और अज्ञानता का प्रतीक बताया गया। इतिहास और धर्म की कहानियां अक्सर विजेताओं की दृष्टि से लिखी जाती हैं, जिससे हारने वाले की छवि नकारात्मक रूप से प्रस्तुत होती है। भारतीय समाज में आदिवासी और दलित समुदायों का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आर्यों के आगमन के बाद उन्हें राक्षस कहकर उनकी छवि को नकारात्मक रूप से गढ़ा गया। हमें इस इतिहास को सही उद्देश्य में समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है, ताकि सभी वर्गों के साथ न्याय कर सकें और एक समता मूलक समाज का निर्माण कर सकें।